का मतलब भी यह है कि जनता जब भी किसी मुसीबत पे हो तो ये वो लोग हैं जो हमारे बीच में जन सेवक के रूप में आए हैं। यहाँ ये भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी बात करूं उससे पहले एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं पूरी टीम के लिए। खतरनाक हाथ ऊपर करके। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जिनकी शुरुआत दीदी के द्वारा हुई और हिंदुस्तान में जब भी आंदोलन की सक्सेस की बात होती है तो उनका नाम लिया जाता है। बहुत सारे, जब मैं छोटा था तब नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबसे पहले मैंने पहली बार नाम मेरे दिमाग में इंगित हुआ था। तब से हर आंदोलन पे पूरे हिंदुस्तान को आपके बारे में पता है। मैं ज़्यादा तारीफों के पुल नहीं मारना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि जो शख्सियत होते हैं और उनके काम पूरी दुनिया को पहले ही पता होता है कि वो किस तरह के हैं। दीदी जी को ये बताना चाहूँगा मैं कि वो सारे लोग हैं जो आरसीएम से, जो राजस्थान की एक कंपनी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाने का काम करती थी, 11 साल पहले उसकी शुरुआत हुई और हिंदुस्तान के इन 11 साल में 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने अपने कैरियर के रूप में इस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम अपनाया। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ये सारे लोग उसके उपभोक्ता एवं वितरक हैं। सारे लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और जो प्रोडक्ट इन्हें अच्छे लगते हैं उनको अपने सर्कल में सेल करते हैं और सेल वॉल्यूम के आधार पर, सेल टारगेट के आधार पर ये लोग अपना इंसेंटिव प्राप्त करते हैं, जिससे इनका जीवकोपार्जन होता है। और हिंदुस्तान में 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने इस व्यापार की नई पद्धति को सुना। दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों में इस सिस्टम की चर्चा है। इस सिस्टम पर बड़े बड़े कानून बने हुए हैं और वहां की सरकारों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। कहते हैं कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, तभी पता चलता है कि अच्छाई क्या है। कई बार इस सिस्टम को कुछ चिटफंड कंपनियों ने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जो सही है वो चलते रहे और जो चिट करने वाले थे वो हटते रहे। आज के 11 साल पहले इस कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन दिसंबर में वो 9 तारीख मुझे याद है, जब अचानक इस कंपनी पर राजनीति से प्रेरित होकर एक कार्यवाही आती है और अचानक बिना सूचना के, बिना किसी नोटिस के अचानक इस कंपनी की पूरी कार्यप्रणाली को सीज कर दिया जाता है और हिंदुस्तान में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को बिल्कुल भूखमरी के कगार पर ला दिया जाता है। शुरुआत में जब ये कार्रवाई चालू हुई तो हमें लगता था कि हम जब सही हैं तो डरे क्यों, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 5-7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चला कि ये कार्रवाई एक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। और जब उन्हें पता चला कि ये कंपनी कोई निवेश नहीं लेती, किसी तरह का निवेश नहीं करवाती, ये पैसों का लेन देन नहीं करती, ये किसी तरह का चिट फंड नहीं बनाती, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और जब सरकार को ये लगा कि सिस्टम पर कोई एलिगेशन नहीं बनता तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे इल्जाम अलग अलग तरह के इस कंपनी के ऊपर लगाए, लेकिन कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इल्जाम क्या है। क्योंकि आम आदमी है और आम आदमी पुलिस से डरता है, आम आदमी प्रशासन से डरता है। जो भी बोला वो लिख दिया। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए 25 करोड़ की एफडी गवर्नमेंट के लिए बनाई गई और प्रशासन द्वारा खुलासा हुआ 250 करोड़ रुपए की एफडी का पर्दाफाश। एफडी का भी कभी कोई पर्दाफाश होता है? एफडी तो बैंक में बनती है और उसे बैलेंस शीट में दर्ज कराना जरूरी होता है, उसके अंदर पेन नंबर डला रहता है, तो क्यों गुमराह किया? 9,500 कट्टे गेहूं के मिले, बिल बता दिए, बारदान जहां से खरीदा गया उसके बिल बता दिए गए,
जिस एसोसिएशन से माल खरीदा गया, जिस मंडी से माल खरीदा गया, उसे बता दिए गए। सब कुछ बताने के बाद भी प्रेजेंट टाइम पे केस दर्ज किया गया और बताया गया कि एफआईआर हम लगा देंगे, लेकिन मामला भी इतना बड़ा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। 100 दिन हो गए हम लोगों को। हिंदुस्तान में 250 कलेक्टर को, हिंदुस्तान में लगभग 200 एमपीज को, राजस्थान के लगभग सारे एमएलए को, हिंदुस्तान के भी कई एमएलए को गृह सचिव के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को भी 5 बार पर्सनली ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई। और अल्टरनेटिव में इन 100 दिनों बाद ये पेशेंस खत्म हुआ और आज हमारे भाई हिंदुस्तान के हर स्टेट से अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। हर स्टेट का प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और डिसीजन हुआ, लोगों ने अपना नाम आमरण अनशन के लिए दर्ज कराया और 700 लोग, जिन लोगों ने यहाँ पर गले में पट्टियां लगा रखी है बहन जी, वो सारे के सारे लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई भाई जिन्होंने 2 दिन से पानी की बूंद तक नहीं ली। लेकिन ये कैसी सरकार है जो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारी मांग को थोड़ा समझें। हम किसी कानून के विरोध में नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत आदमी को सहयोग मिले। मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई कमी है तो सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे। लेकिन कोई इल्जाम साबित हुए बगैर इतने सारे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? हम जांच के पक्ष में हैं, जांच करो, लेकिन जांच के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार मत करो। ये जांच की प्रक्रिया क्यों चली? क्योंकि कानून में ही कंफ्यूजन है। एमएलएम पर कोई कानून ही नहीं है। 1978 एक्ट जो चिट फंड बेनिंग एक्ट है, उस समय बना जब एमएलएम कंपनियों का नामो निशान नहीं था हिंदुस्तान में। चिट फंड को रोकने के लिए वो एक्ट बने थे और उसी को जड़ दिया आरसीएम के ऊपर। हम किसी तरह का चिट फंड नहीं करते। हमारी जो दूसरी मुख्य मांग है कि आप किसी तरह स्पष्ट करो। हम किसी कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी कानून के दायरे से हटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया में पहले आदमी हैं जो कहते हैं कि हमें कानून के दायरे में लाओ, हमें कानून के अंदर लाओ। हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या गलत है, क्या गलत सही है। यही मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और बहन जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो फुल जोर तरीके से, बुलंद आवाज से हमारा हौसला अफजाई करें और हमें इस कार्य में शक्ति प्रदान करने का योगदान करें। बहन मेघा पाटेकर जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं। पहले मैं भाई गुरवंश जी को इनवाइट कर